स्थलाकृतियाँ लैंडफॉर्म्स। हमारी पृथ्वी का धरातल असमान एवं ऊबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। मुख्य रूप से इन्हें 3 वर्गों पर्वत, पठार एवं मैदान में विभाजित किया जाता है। जलमंडल। हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 71% भाग जल तथा लगभग 1/4 29% स्थल है। आप दिए गए मानचित्र को देखिए और तुलना कीजिए कि धरातल पर अधिक नीला भाग फैला हुआ है कि स्थल भाग। यही नीले भाग महासागर हैं। ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। इसे विश्व के मानचित्र पर दिए गए महासागरों के नाम सूची में देखकर आप पता कीजिए कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है। तो महासागर का नाम प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल है करोड़ वर्ग किलोमीटर में 16.5। दूसरा है अटलांटिक महासागर 8.2, हिंद महासागर 7.3, आर्कटिक महासागर 1.4, दक्षिणी महासागर 0.2। तो देखिए ये जो नक्शा है मानचित्र का, तो इसमें ये आपने हमारे ये देख लिए महाद्वीप, ठीक है। तो पानी 71% है। तो ये जो नीला नीला भाग आपको दिख रहा है ना, ये पानी है। महासागर, ठीक है, नदी, झरने, तालाब, ये सब जो भी है ना, मोस्टली जैसे भी फॉर्म में पानी है, ये बस पानी है। तो कितने सागर है? प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है, ये यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी के आप एटलस में देखिएगा। महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। समुद्र में हमेशा जल चलता रहता है। इसमें ज्वार भाटा, लहरें तथा धाराएं चलती रहती हैं। महासागरीय जल खारा होता है। इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए इधर, संसार में मीठे पानी का भाग। अब जो ये जल है उसमें मीठा जल भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल, ये क्या है? मीठे पानी का भाग है। कितना है ये? महासागर है 97.2% महासागर है, और ये कितना है? 2.8% कुछ है। वापस इधर आ जाइए। समुद्री तल महासागर जल को शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है। महासागर की गहराई हो अथवा स्थलखंड के पर्वत, पठार या मैदानों की ऊंचाई हो, ये सभी गहराइयाँ, ऊंचाइयाँ महासागर तल से नापी जाती हैं। हमारी पृथ्वी का जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल के 3 रूप होते हैं, ठोस जो कि बर्फ है, द्रव जल तथा वाष्प जो कि गैस है। सोचकर बताइए, आप जो जल पीते हैं वह कैसा है? बताइए कैसा है? खारा है या मीठा है? वह जलीय भाग हमारी पृथ्वी पर कितना है? जल चक्र, द वाटर साइकिल। पृथ्वी पर जल 3 रूप ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य जल के 3 रूपों के आपसी परिवर्तन से है। यह निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। जल का वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। इसे संघनन कहते हैं। संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर यह वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात आदि। वाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार जल चक्र एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये देखिए, वर्षण हुआ, वर्षण से फिर वाष्प बना, उसके बाद फिर संघनन हुआ, संघनन के बाद फिर से वर्षा हो गई। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण जो प्रकाश में लगभग
1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर ये परतें क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल हैं। वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल एवं वायु विहीन बाह्य अंतरिक्ष में कोई स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि मिलकर 1% हैं। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्रों पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व कम रहता है। धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि ऊंचे पर्वत शिखरों पर बर्फ जमी रहती है, हवा का दाब भी कम हो जाता है। इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर रखते हैं। देखिए इस चित्र में वायुमंडल की परत, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, मतलब धरती है, हमारी धरती, यहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, धरती है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे लास्ट वाला है बहिर्मंडल। यह है जैव मंडल, जहाँ आप भी रहते हैं। आपको आसपास कौवा, तोता, चूहे, बिल्ली आदि पशु पक्षी देखने को मिलते होंगे। इसी प्रकार वनों में जंगली जीव जंतु तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे पेड़, झाड़ियाँ एवं घासें मिलती हैं। ये सभी मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ तीनों मंडल स्थल, जल एवं वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला है। इस सीमित क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश आदि हैं जो एक साथ ही मिलते हैं, जिन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया आदि को मांसाहारी जीव कहा जाता है। इन वनस्पतियों, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहा जाता है। महासागर, नदी व झील के जल में भी घासें तथा शैवाल मिलते हैं। इन जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। इन्हें महासागरीय अथवा जलीय जैवमंडल कहते हैं। मानव भी जैव मंडल का एक सदस्य है जो स्थलीय एवं जलीय जीव मंडल से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे शाकाहारी मानव जीव मंडल से फल, फूल तथा सब्जी प्राप्त करता है, जबकि मांसाहारी मानव जीवों जैसे बकरी, मछली, मुर्गा इत्यादि को भी खाता है। मानव जैव मंडल को क्षति भी पहुंचाता है, जैसे वनस्पतियों को काटना, जीवों का शिकार करना आदि। मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें वायुमंडल में विसर्जित करता रहता है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है, जिसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इससे जैव मंडल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जब आप गंदगी, मलबा या कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषित होता है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। वायुमंडल के प्रदूषित होने से वर्षा पर कुप्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होता है, जैसे कभी तेज तूफान तो कभी कड़ाके की ठंड, जिससे जीव जंतु आदि सभी प्रभावित होते हैं। तो मेरा पार्ट 6 ख़त्म हो गया है आज, और कल मतलब अगली वीडियो में हम इस पार्ट के जो भी अभ्यास है, क्वेश्चन आंसर से, ये सारे हम देख लेंगे।